जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप लोग के लिए जो है हिंदी का ये दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में जो है आपके हिंदी का दूसरा चैप्टर जो है और वो है आपका उसने कहा था, ठीक है ना। तो आज इसके कवि परिचय को देखेंगे जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और साथ में इसका जो है हम लोग सारांश भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से आपको ये कहे कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो है ना एक्सरसाइज 2 जो है चैप्टर 2 वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरी की पूरी जानकारी आपको इसमें देने का प्रयास हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में ही आपको ये सारी चीज़ें जो है आपके माइंड तक बैठ जाए और आप बोर्ड एग्जाम में जाकर जो है वो सारी चीज़ों को खुद से लिख पाएँ, ठीक है ना। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो लेखक परिचय होगा, जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे लेखक परिचय जो हमारा है यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखिएगा। यदि हम लेखक की बात करें तो आपका जो ये चैप्टर है उसने कहा था, ठीक है ना, उसके लेखक हैं, उनके लेखक हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद हो गया होगा आप सभी को। उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। हाँ, अब आइएगा थोड़ा ऐसा करते हैं, ये ब्लैक आपको दिख रहा है बेहतर तरीके से या फिर इसका हम कलर चेंज कर दें। पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं एक बार। चलिए, अब इसका हमने कलर चेंज कर दिया है, शायद आपको पहले से अब बेहतर दिख रहा होगा। देखिएगा यहाँ पर चंद्रधर शर्मा जो है लेखक हैं और इस पाठ का नाम है आपका उसने कहा था। उसने कहा था। ये बहुत ही प्यारा आपका एक्सरसाइज है। इसमें जो है मतलब प्यार के लिए जो है एक सैनिक की कुर्बानी की चर्चा की गई है। इसमें प्यार है, मोहब्बत है और देश के लिए कुर्बान होने की एक जज्बा है, ठीक है ना, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जब इसके सारांश को पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। देखिए इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में ये जो आपका लिखा हुआ है, यदि आप बारी बारी से देखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और इनका जो निधन है मतलब इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, ठीक है ना। 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका जन्म स्थान देखा जाए, मतलब जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, या आप इसको ये कह सकते हैं कि इनके जो पूर्वज का जहाँ घर होगा जहाँ वहीं पर इनका जन्म हुआ होगा, तो वो था इनका जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है जयपुर और जयपुर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद देखेंगे ये मूल निवासी, मतलब मूल निवासी कहाँ के हैं। दो चीज़ें, आप जैसे मान लीजिए कि घर आपका कहीं और है, रह कहीं और रहे हैं, वहीं पर आपका जन्म हुआ तो वो जन्म स्थान होता है। मूल निवासी मतलब आप जहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं, जहाँ पर आपके सभी पूर्वज रहते थे, ठीक है ना, जहाँ पर आपके टोटल पूर्वज रहते थे, आपके पहले के जितने भी लोग थे, आपसे पहले वाले लोग, आपके दादाजी, आपके परदादाजी जहाँ पर रहते थे, ठीक है ना, वो आपका मूल निवास स्थान कहलाता है। तो मूल निवास स्थान जो है वह है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगर और वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये गुलेर से ही आपको जो है ना इनके नाम का भी याद रखना होगा। इनके नाम में लगा हुआ है गुलेरी और इनके मूल निवास स्थान है गुलेर नामक गांव में, ठीक है ना। गुलेर नामक एक गांव था और वह गांव जो है जिला कांगर में है और ये कहाँ पर पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था, याद रखना है। इनके पिताजी का जो नाम था वो था पंडित शिव राम। इसके बाद इनका शिक्षा जो है यदि बचपन में देखा जाए तो ये संस्कृत में इनकी शिक्षा हुई। बचपन में शुरुआत में इनकी शिक्षा संस्कृत में हुई
1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये बीए पास किए थे। फिर से एक बार देखेंगे, बचपन में संस्कृत में शिक्षा इनको मिली थी, संस्कृत की शिक्षा। इसके बाद 1899 में इलाहाबाद में तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, मतलब ये मैट्रिक किए। इसके बाद 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट पास किए। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है ये बीबीए या बीए होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है ना, पास किए। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो इनकी जो वृत्ति है, ठीक है ना, इनकी जो वृत्ति है वो यहाँ पर देखेंगे। भाई ये क्या लिख दिया है, 1904 है क्या? 1904 ही होगा, ठीक ना। इनकी वृत्ति 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में चले गए थे। 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार था, उस समय का जयपुर दरबार था मतलब राजाओं का दरबार था, जो कि खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह, वहाँ ये जो जयपुर नाम है ये राजा जयसिंह के नाम पर ही पड़ा है, तो जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में चले गए। जयपुर भवन छात्रावास अधीक्षक 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, यहाँ निमंत्रण होना चाहिए था, नियंत्रण लिखा गया है, निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य, ये जो है ना अंतिम समय में, मतलब जब इनका अंतिम समय था, अंतिम समय कहने का मतलब क्या, इनके जाने का अंतिम समय नहीं है, ये अंतिम समय मतलब ये जो इनकी वृत्ति चल रही है, ठीक ना, ये जो इनका कार्य चल रहा है, इस कार्य के अंतिम कार्य में यदि कहा जाए कि अंतिम पड़ाव में ये जो है 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, जो कि अभी आपको पता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, ठीक है ना, और उन्हीं के बुलावा पर जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बने थे। कार्यवाहक मतलब जो देखरेख कार्य करने वाला होता है, असिस्टेंट कह सकते हैं आप, कार्यवाहक प्राचार्य बने तथा मनिंद्र चंद्र कर नादी पाठ के प्रोफेसर बने। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधार करने की ज़रूरत है, मुझे जैसा लग रहा है, एक बार देखेंगे। ये जो है आपका यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक है। ये मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने, ठीक है ना। पहले तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है क्या बने, कार्यवाहक प्राचार्य बने, ठीक है ना। इसके बाद मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के जो है ये प्रोफेसर बने। आगे चलते हैं। यदि इनके संपादन की बात की जाए तो समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, ये दो है, एक ही है पूरा, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका और ये है इनका समालोचक, ये दो इनका संपादक है। जब मतलब ये जो संपादकीय थे पत्रिका, इसमें ये दो मुख्य है, एक है आपका समालोचक और दूसरा है काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। इसके बाद इनकी रचनाएं यदि बात की जाए तो इनकी कहानी में यदि देखेंगे तो सबसे पहले है आपका सुखमय जीवन, जो कि 1911 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद है आपका बुद्ध का कांटा, ये भी 1911 में ही लिखा है। इसके बाद है आपका उसने कहा था, ये 1915 में लिखा गया है। और इसके बाद है आपका प्राच्य विद्या, ठीक है ना, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, विज्ञान होना चाहिए, विज्ञान लिखा गया है, भाषा विज्ञान और सामायिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म। इसके बाद है आपका मौरेसी मोही, कुठान, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवना प्रिय, एक मिनट, देवना प्रिय, ठीक है ना, देवना प्रिय, ठीक है, देवानाम प्रिय होना चाहिए यहाँ पर, देवानाम प्रिय आदि।
प्रमुख निबंध है। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि। अंग्रेजी में जो है इन्होंने कुछ लिखा है, और अंग्रेजी में वो क्या है, तो पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि इनकी हिंदी में लिखी हुई निबंध है, ठीक है ना, सॉरी अंग्रेजी में लिखी हुई निबंध है ये सब, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अब यहाँ से बात करेंगे तो ये जो आपका पाठ है उसने कहा था, ठीक है ना, उसने कहा था पाठ के जो है ये पूरा का पूरा जो है हमने अभी ये पूरा का पूरा तैयार किया है, और इसमें से जो है आपको जब भी बोर्ड एग्जाम में सवाल आपसे पूछ दे, ठीक है ना, कि उसने कहा था जो पाठ है उस पाठ का संक्षेपण करें तो भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, या उस पाठ का सारांश लिखे तो भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर शुरू होता है, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक अमर कहानी है। यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है। इस कहानी में 12 साल का एक लड़का और 8 साल की एक लड़की को तांगे के नीचे आ जाने से बचाता लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। लड़की धत कह के भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ। देखिए ये कहानी जो है ना बिल्कुल लव स्टोरी कहानी है, मतलब अमर कहानी के रूप में जो है एकदम चर्चित है ये कहानी। मतलब ये कहानी शुरू होती है एक अमृतसर के बाजार से, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है, अमृतसर के एक भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है। और इसमें कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो एक 12 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है, ठीक है ना। 12 साल का एक लड़का है और 8 साल की एक लड़की है जो तांगे के नीचे आने से बचाता है। कौन? लड़का बचाता है लड़की को, और लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का मतलब होता है यहाँ पर सगाई, ठीक ना, मतलब उससे पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले के तो कभी दूध वाले के यहाँ मिल जाते हैं, बाजार ही हैं, ठीक ना। अब आपको पता है कि जिसको ऊपर वाला मिलाना चाहते हैं वो हमेशा ऐसे ही मिलते रहते हैं, क्योंकि जोड़ी ऊपर से बन के आती है। ये सब बातें कहावतें हैं और कहाँ तक सच्चाई है ये मुझे पता नहीं है, ठीक ना। हाँ, तो ये दोनों कभी जो है सब्जी वाले के यहाँ मिल जाते हैं तो कभी दूध वाले के यहाँ अक्सर मिलते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद मिलते रहते हैं और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। लेकिन एक दिन सच में उसकी सगाई हो जाती है, ठीक है ना। लड़का बार बार उससे यही पूछता है, जब भी मिलता है तो उससे यही पूछता है कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई है, क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है, क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई। इसका मतलब सब एक ही है, ठीक है ना, कि मतलब तुम्हारी शादी हो गई है, ठीक है। लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी शादी वाकई में हो जाती है, ठीक ना। हाँ, एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़की की शादी वाकई में हो जाती है। इसके बाद तो लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। 25 साल के बाद वही लड़का सेना में भर्ती हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ दिन बाद जो है जैसे जैसे समय बीत रहा होता है, ठीक ना, वो लड़का जो है सेना में भर्ती हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके प्यार के चक्कर में अपना नस काटता है, उसके प्यार के चक्कर में जो है मतलब अपने आप को बर्बाद कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं करता है। फिर उसके बाद जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाता है और तैयारी करके जो है वो कहाँ चला जाता है, सेना में भर्ती हो जाता है, ठीक है ना, जिसका नाम लहना सिंह होता है। और उस लड़का का नाम होता है लहना सिंह, ठीक है। जब वो मतलब सेना में चला जाता है तो अब यहाँ पर उसकी नाम की चर्चा हो रही है। ऐसे शुरू से ही उसका नाम लहना सिंह ही रहा होगा, ठीक ना, लेकिन अब उसका नाम यहाँ पर लिखा गया और वो है लहना सिंह। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है, लहना सिंह है। वह अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस में लड़ने जाता है। अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत था यहाँ पर, तो अंग्रेजों की शासन चल रही थी, तो यहाँ से अंग्रेजों की तरफ से जो है वो फ्रांस में लड़ने जाता है। वहीं पर सेना में उसमें सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच दोस्ती होती है।
ठीक है ना। वहाँ पर जब वो लड़ने जाता है फ्रांस, तो वहीं पर उसको जो है ना सेना में सूबेदार हजारा सिंह, बजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच दोस्ती होती है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर वह लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है। एक बार हजारा सिंह के बुलाने पर सूबेदार के घर जाता है, ठीक है। तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। दैट मीन्स क्या होता है कि जिस लड़की से वो शुरू में प्यार करता था लहना सिंह, ठीक ना, वो वही लड़की थी। कौन? तो सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी, ठीक है ना। यहां से देखिए ना, यहां से थोड़ा देखिए, कौन सूबेदार है भाई? सूबेदार हजारा सिंह है। अब हजारा सिंह की जो पत्नी है सूबेदारनी हो गई, क्योंकि ये सूबेदार है। तो हजारा सिंह की पत्नी जो थी सूबेदारनी, ठीक ना। एक बार क्या होता है कि सूबेदार जब उसको बुलाता है लहना सिंह को, तो वह लहना सिंह के घर जाता है। तो सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है, ठीक है ना। और जब सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। पहचान लेना दैट मीन्स अपने प्रेमी को पहचान लेती है, ठीक है ना। तो अब तो है सूबेदार की पत्नी, बातें समझ में आ रही है। अब है वो सूबेदार की पत्नी, और ये कहाँ उस सेना में जो है सिपाही के पद पर भर्ती है, ठीक है। तो लेकिन पहली प्यार, पहला मोहब्बत निश्चित रूप से पहचान ली, ठीक है ना। हाँ, पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में मेरी जान बचाई थी, वैसे ही तुम मेरे पति और बेटे को युद्ध में रक्षा करना, ठीक है ना। हाँ, अब वो जो है लहना सिंह को बुलाती है और लहना सिंह को बुलाकर जो है उसे कहती है कि तुम्हें याद है कि एक बार जब हम टांगा के नीचे आ रहे थे तो उस समय तुमने मुझे बचाया था। तो वो बचपन की बातें हमें अभी तक याद है, क्या तुमको भी याद होगा? तो जिस तरीके से उस दिन तुमने मुझे बचाया था, ठीक है ना, आज हमारे पति और हमारा बेटा, मतलब पति हजारा सिंह और उसके बेटा का नाम बोधा सिंह होता है, ठीक है ना, ये दोनों जो है तुम्हारे साथ लड़ाई में है फ्रांस में, ठीक ना। तो जिस तरीके से तुमने हमारा जान बचाया था, अब इन दोनों का भी जान बचाने की जिम्मेवारी हम तुम्ही को दे रहे हैं, ठीक ना। अब सोच के देखिए कि वो बेचारा उससे प्यार तो करता था, एक तो वो मिली नहीं, ऊपर से वो जब मिली तो शादीशुदा मिली, और शादीशुदा मिली तो सूबेदार की पत्नी निकली, और सूबेदार की पत्नी निकली तो अब अपने तरफ से जो है ना एक ये उसके ऊपर अब लग गया कि भाई अब इसको भी तुम्ही को बचाने की जिम्मेवारी है। ये युद्ध में तो जा रहे हैं, लेकिन यदि कुछ होगा तो तुम्हारा जिम्मेवारी है कि इसकी जान बचाना, हाँ, इसका पूरा का पूरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है। अब बताइए, एक प्रेमी को जो है ना, एक तो वो मिली नहीं, ठीक है ना, और उसके ऊपर से जो है ना उसके जान बचाने की जिम्मेवारी भी मिल गई है। तो एक सच्चा प्रेमी करता क्या है, आपको आगे पता चलेगा इसी क्लास में। देखिए, रक्षा करना है। तीनों देश से दूर यूरोप की भूमि पे पहुंचते हैं और लड़ाई के उस मैदान में चुपके से लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। चुपके से जो है ना ये लहना सिंह जो है हजारा सिंह और बोधा सिंह, हजारा सिंह कौन है? तो वो सूबेदार है और उसकी प्रेमिका के पति हैं, मतलब सूबेदारनी के पति हैं और उनके प्रेमिका के पति हैं। तो आप बताइए कि एक प्रेमी होने के नाते, ठीक ना, एक सच्चा प्रेम का जो है ना वो यहाँ पर पूरा का पूरा इम्तहान दे रहे हैं, हैं। और उसके पति जो हजारा सिंह है और उनका बेटा जो है बोधा सिंह, उनका ध्यान रखते हैं। जब बोधा सिंह बीमार हो जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर ही बोधा सिंह जब बीमार हो जाता है, ध्यान से देखिएगा इधर, बोधा सिंह जब बीमार हो जाता है तो उसका ध्यान रखते हैं। और अंत में युद्ध के दौरान लहना सिंह को जांघ में गोली लग जाती है, ठीक है ना। युद्ध के दौरान जो है लहना सिंह को जांघ में गोली लग जाती है और सूबेदार को कंधे पर गोली लग जाती है। तो लहना सिंह अपनी जान की परवाह ना करते हुए वह सूबेदार और उसके बेटे को घायल वाले सैनिक के गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचवाकर सूबेदार का जान बचाते हैं। और इस प्रकार से लहना सिंह सूबेदारनी के बोल की लाज रख लेते हैं। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से यह कहानी निश्चल प्यार, प्रेम, देशभक्ति की भावना को दर्शाता है, ठीक है ना। होता यूं है कि उसे मतलब लहना सिंह के जो प्रेमिका थी, ठीक ना, सूबेदारनी,
वो जो है सो कह देती है कि भाई अब तुम इसका ख्याल रखोगे, तो वो चुपके से, ताकि उसको फील ना हो कि ये मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो करता क्यों है, तो अपने प्रेमिका के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसने उससे वचन दिया है कि इसका कुछ मतलब तुमको पूरा ख्याल रखना है, कोई इस पर आँच ना आ जाए, ठीक है ना, इसकी जान अब तुम्हें बचानी है। वो पूरा ख्याल रखता है बेचारा। एक दिन युद्ध में एक दिन बोधा सिंह बीमार पड़ जाता है, तो उसका भी बहुत ख्याल रखता है। वो उसको पूरी तरीके से जो है बीमारी अवस्था में उसको टेंट में सुलाना, उसकी देख रेख करना, ये पूरी जिम्मेवारी ये लेता है। युद्ध के दौरान वहाँ पर आप देखेंगे कि लहना सिंह को जो है जांघ में गोली लग जाती है, ठीक है ना, और सूबेदार को कंधे पर गोली लग जाती है। सूबेदार हजारा सिंह जो है उसको कंधे पर गोली लग जाती है और लहना सिंह को जांघ में गोली लग जाती है। फिर भी अपने जांघ की गोली का बिना परवाह किए हुए उसने जो है सैनिक के गाड़ी पर इन दोनों को, मतलब सूबेदार को और उसके लड़के को जो है हॉस्पिटल पहुंचवाते हैं, और अपनी जान की परवाह किए बिना ये जो है उन दोनों की जान की परवाह करते हैं और अपने जान की परवाह ना करते हुए उन दोनों की जान की रक्षा करते हैं, और उसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका जो अमर प्रेम कहानी है, इसमें पूरी की पूरी निश्चल प्रेम, मतलब उससे जो प्रेम था इनका, ठीक ना, वो एकदम निश्चल था। उसमें कोई छल कपट, कोई कुछ स्वार्थ ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उससे प्रेम था, ठीक ना। अन्यथा आजकल के कौन प्रेमी ऐसा कर सकता है, जैसे ही देखेगा कि फलानमा से ब्याह हुआ है कि चलो रे फलना करो, चिलना करो, दिस करो, डैट करो, हाँ उसकी शादी भी हो गई है, फिर भी कोई परवाह नहीं है उनको, ठीक ना। बस तुम खुश रहो, हम जो होगा वो संभाल लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो अपने प्रेमिका की बोल की लाज बचाते हैं, और अंत में वो कहते हैं मरते मरते कि सूबेदारनी से कहना कि उसने जो कहा था उसको हमने पूरा किया है, और इसलिए इस कहानी का नाम है उसने कहा था, ठीक है ना। हाँ, उसने कहा था, इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बस आपको अब इस पर आधारित क्वेश्चन कर लेने की ज़रूरत है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कर देने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।